नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। RO ARO 2016 की परीक्षा 13 सितंबर को है। उसको देखते हुए आज से हमारे चैनल पर डेली मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज का जो टेस्ट है वो हिंदी से है और आपको फुल टेस्ट मिलेगा, यानी जो 60 क्वेश्चंस आपसे जैसे एग्ज़ाम में आएंगे वैसे ही मैं करवाने जा रहा हूँ। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, जो ये टेस्ट मैं करवा रहा हूँ उसका आपका आंसर कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। पहला है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। अनुचित ढंग से प्राप्त किया लाभ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अपलाभ, ठीक है। दूसरा, गुण और दोष का वर्णन। गुण और दोष का वर्णन, इसके लिए एक शब्द होगा समालोचना, ऑप्शन बी सही होगा। फिर आगे देखते हैं। अगला है वह लड़की जिसका विवाह होने को है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, इसके लिए एक शब्द होगा सौभाग्यकांक्षिणी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। जिसकी कोई संतान न हो ऐसी स्त्री को बाँझ कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है भले बुरे की पहचान करने वाला। भले बुरे की पहचान करने वाला विवेकी कहलाता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला। इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाले को इतिहासज्ञ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। साहित्यकार, इतिहासकार, इतिहासविद, सही शब्द जो इसका होगा, सबसे सही जो होगा वो होगा इतिहासज्ञ। अगला है जीतने की इच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, ऑप्शन बी सही होगा, जिगीषा, ठीक है। अगला है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सही होगा, सर्वज्ञ। अगला है जिसकी नाप तोल ना हो सके। जिसकी नाप तोल ना हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है जो कुछ भी करने के लिए निर्णय ना ले सकता हो। जो कुछ भी करने के लिए निर्णय ना ले सकता हो, या जिसको कुछ सूझ ना रहा हो निर्णय लेने को, उसको एक शब्द में कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, इसके बाद फिर नीचे निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। देखिए, इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को छांटना है, यानी इस ग्रंथ में संग्रहित रचनाएं उच्च कोटि की हैं। संग्रहित को अंडरलाइन किया गया है और आपको बताना है कि ये जो संग्रहित लिखा है ये गलत लिखा है। इनमें से सही कौन सा है? देखिए, इनमें से जो सही लिखा है संग्रहित, वो है ऑप्शन बी। संग्रहित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषदों का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषदों का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। इसमें जो आध्यात्मिक शब्द है वो गलत लिखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आध्यात्मिक, ये वाला सही है। ओके, चलिए 13वां प्रश्न है साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। ये अन्यान्याश्रित गलत लिखा है। इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, अन्यान्याश्रित, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फिर अगला है इस दशा में भी वह आर्थिक रूप से समृद्ध है। आर्थिक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आर्थिक यहाँ पर कौन सा सही होगा? इस वाले प्रश्न में मिसप्रिंट हुआ है। ये आर्थिक में ये जो इस पर रहा है ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, तब ये सही होगा, और ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगला है रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय खत्री जी के उपन्यासों का विशिष्ट है। इसमें विशिष्ट शब्द गलत लिखा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैशिष्ट्य, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, चलिए अब फिर निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में 4-4 विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, और इसमें से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा शब्द सबसे ऑथेंटिक है, सबसे शुद्ध है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है
इसमें लिखा है तुम मेरे मित्र हो मैं आपको भली भांति जानता हूँ, तुम मेरे मित्र हो आपको भली भांति जानता हूँ, तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, या तुम मेरे मित्र हो तुम्हें भली भांति जानता हूँ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? सोच के बताइए, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। चलिए, इसका जो सबसे सही और सबसे सटीक होगा, जो शुद्ध रूप होगा, वो ऑप्शन सी होगा, तुम मेरे मित्र हो मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है 17 के हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अध्यापक हमसे लेख लिखाया, ऑप्शन बी कह रहा है अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया, ऑप्शन सी कह रहा है अध्यापक हमसे लेख लिखवाया, और ऑप्शन डी कह रहा है अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। इसमें से सही कौन सा है? सिंपल है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया। अगला है सिवाय आपको छोड़कर कौन ऐसी बात नहीं करता। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपको छोड़कर कौन ऐसी बात नहीं करता, ऑप्शन सी सिवाय आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं करता, या ऑप्शन डी आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं करता। इनमें से कौन सा सही है? इसमें अगेन ऑप्शन डी सही होगा, आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं करता, यही शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। ओके, अगला है 19वां प्रश्न है, 3 नगर के नाम बताइए। ऑप्शन ए। दूसरा, 3 नगर का नाम बताइए। ऑप्शन सी 3 नगरों का नाम बताइए, या ऑप्शन डी 3 नगरों के नाम बताइए। इसमें से कौन सा सही है? इसमें अगेन ऑप्शन डी ही सही होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। बहुत ही आसान है, लेकिन आसान भी आता है कठिन भी आता है। धीरे धीरे जैसे हमारा टेस्ट का लेवल बढ़ेगा आपको कठिनतम शब्द भी मिलेंगे। इसके अलावा जीएस का भी टेस्ट हमारे चैनल पर होगा। अगला है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? इन चारों में से ऑप्शन सी सही होगा, वह दंड के योग्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके विकल्पों में से कीजिए। पर्यायवाची से संबंधित जो 10 क्वेश्चन आते हैं अब उसको हम लोग देखते हैं। जो अंडरलाइन किए गए हैं उसी का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से। चलिए, पहला प्रश्न है यानी 21वां है, तुमने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की। यति का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? यति कहते हैं सन्यासी को, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है श्री राम के शिव जी का धनुष भंग करके सीता से विवाह किया। धनुष का पर्यायवाची और क्या होता है? धनुष का एक पर्यायवाची होता है पिनाक, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग आर ओ की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में दिखाया था कि बीईओ परीक्षा में लगभग 100 प्रश्नों में से 70 से 75 प्रश्न सीधे सीधे हमारे नोट्स से आए थे। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। इस नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं, खासकर यूपी पीसीएस के लिए, आर ओ के लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और सैंपल देख लें। बेहतरीन पीडीएफ नोट्स है, और अगर आप लोग इस नोट्स को लेंगे तो इतनी पीडीएफ आपको मिलेंगी, टोटल 13 पीडीएफ। ठीक है, यानी आपका पूरा जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स तैयार होगा, आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यायवाची से संबंधित है जो प्रश्न नंबर 23, पक्षी अपने पंखों के सहारे आकाश में उड़ता है। इसमें पक्षी का पर्यायवाची और क्या होता है? बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए सही होगा, खग। अगला है महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। कृष्ण का पर्यायवाची, अच्छा प्रश्न है ये। कृष्ण का पर्यायवाची ऋषिकेश होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए, और ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला, पानी बीच मीन प्यासी। मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है, मीन मतलब मछली होता है, मत्स्य मतलब भी मछली होता है, यानी 25 का सी सही हो जाएगा। अगला है बसंत को ऋतुराज माना जाता है। बसंत का पर्यायवाची आपको बताना है। बसंत का पर्यायवाची होता है कुसुमाशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नया है, कुसुमाशर बसंत को कहते हैं। अगला है कौवा काँव काँव कर रहा है। कौवे का पर्यायवाची क्या होता है? कौवे का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? वायस, ऑप्शन डी सही होगा, वायस कौवा को कहते हैं। अगला है भगवान शिव का आशुतोष माना जाता है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। शिव का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है? शिव का पर्यायवाची यहाँ पर पिनाकी है, ऑप्शन ए सही होगा, भगवान शिव को पिनाकी भी कहते हैं।
अगला है प्रजा की भलाई के प्रति राजा की उदासीनता विचारणीय विषय है। प्रजा की भलाई के प्रति राजा की उदासीनता विचारणीय विषय है। इसमें राजा का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें राजा का पर्यायवाची होगा भूप। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कतली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। भुजंग का पर्यायवाची होता है सर्प। भुजंग सांप को कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो खंड है वो है तद्भव तत्सम शब्दों का। आपको तद्भव शब्दों का, लेकिन इनमें से आपको तद्भव शब्दों का चयन करना है। तद्भव का मतलब हिंदी शब्द, तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 31, अमृत, सज्जन, धनुष और धुआं, इन चारों में से तद्भव कौन सा शब्द है? इन चारों में से धुआं, धुआं तद्भव है। धुआं का जो तत्सम होता है धूम्र होता है। अगला योगी, कंठ, आकाश और हाथ, इन चारों में से तद्भव कौन सा है? इन चारों में से तद्भव है हाथ। हाथ का तत्सम हस्त होता है। अगला 33 नंबर, पंख, शर्व, रात्रि और वत्स, इन चारों में से तद्भव कौन सा है? इन चारों में से तद्भव होगा ऑप्शन ए, पंख। ठीक है, इन चारों में से तद्भव होगा ऑप्शन ए, पंख। ठीक है। अगला है 34वां, युवक, धृष्ट, छाह, इच्छा, इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान है, छाह, जिसको छाया कहते हैं तत्सम में। अगला है विस्मय, छवि, द्रव्य, तिनका, इन चारों में से तद्भव कौन सा है? इन चारों में से तद्भव है तिनका। ठीक है, तिनका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो हम इसको अगले टेस्ट में आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद नीचे दिया गया है कि इन नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी संस्कृत शब्दों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? छेम, नखत, पोथी और पगहा, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम यानी संस्कृत शब्द कौन है? तो इसमें तत्सम शब्द है छेम। ठीक है। अगला कुत्ता, उद्भव, गरम, बांका, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? 37वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उद्भव। उद्भव तत्सम शब्द है। ठीक है, संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है? तद्भव क्या होता है? उदय। अगला है 38वां क्वेश्चन है, गज, पेड़, आसरा, अक्षत, इन चारों में से ये तो बहुत ही आसान है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गज मतलब हाथी। गज तत्सम है और हाथी तद्भव है। अगला प्रश्न है, आपको इसमें बताना है 39वें में हस्तिन, नयन, बहिरा, बच्चा, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें भी हस्तिन यानी हथनी, ये तत्सम शब्द होगा, बाकी सभी तद्भव हैं। 40वां प्रश्न है, दास्य, आंत, कोयल, ऊब, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इन चारों में से तत्सम है दास्य। दास्य माने दास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे दिया गया है वो आप विलोम शब्द है। आपको विलोम शब्द चुनना है। जो ये अंडरलाइन किया गया है इसका विलोम क्या होगा आपको चुनना है। 41वां प्रश्न है, सज्जन मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी का विलोम क्या होगा? मृदुभाषी का विलोम कटु होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गूंगा का विलोम क्या होगा? गूंगा मतलब ना बोलने वाला, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, सीता एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता का विलोम क्या होगा? पतिव्रता का विलोम कुल्टा होगा। अगला, बिजली चले जाने से कल पूरा शहर अंधकार में डूबा रहा। अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। अगला, मैं तुम्हें सब आवश्यक वस्तुओं की एक सूची तैयार करके दे देता हूँ। आवश्यक का विलोम क्या होगा? आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, उसे जब कोई उपाय न सूझा तो मेरे पास आया। उपाय का विलोम बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। उपाय का विलोम होता है निरुपाय। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, अनायास की उसका शरीर कांपने लगा और वह बेहोश हो गया। अनायास का विलोम होता है प्रयास। ठीक है, अनायास का विलोम होता है प्रयास। ओके। अगला,
परिस्थितियों के अनुकूल होने पर सब कार्य सरल हो जाते हैं। अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है थोड़ी सी शिथिलता। यहाँ पर शिथिलता भी व्यापार को ठप कर देती है। शिथिलता का विलोम क्या होता है? सावधानी। ओके, यहाँ पर शिथिलता लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ हमको गलत लग रहा है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, शिथिलता इसको हम आपको बताएंगे। अगला है 50वां प्रश्न है, कुछ दिन अस्पताल में रहकर वह रोग मुक्त हो गया। रोग मुक्त का विलोम क्या होगा? रुग्ण। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला निम्न में से, अब यहाँ पर विशेषण से संबंधित प्रश्न है, बता रहा है निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। चारों को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। उससे पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। जिस विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है प्रत्येक एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। और टिकाऊ, गुजराती, लंबा, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो प्रत्येक कौन सा विशेषण है? प्रत्येक संख्यावाचक विशेषण है। अगला, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? संख्यावाचक विशेषण के कुल 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक पहला है, दूसरा समुदायवाचक है। यहाँ पर तीसरा देखिए क्या लिखा है, गणनावाचक, समुदायवाचक, निजवाचक और क्रमवाचक। इन चारों में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निजवाचक विशेषण। ये संख्यावाचक का भेद नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। इन चारों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिक। अधिक ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो अधिक कौन सा विशेषण है? अधिक कौन सा विशेषण है? अधिक है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ओके, अगला है कुछ, बहुत। ये किस प्रकार के विशेषण है? कुछ या बहुत ये अनिश्चयवाचक विशेषण होते हैं। ओके, अगला सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, मैंने 3 गाय खरीदी, उसके 5 लड़कियां हैं। तीसरा है, हर एक गाय दूध नहीं देती। और चौथा है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। इसमें आपको बताना है कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। देखिए इसमें जो है वो ऑप्शन डी सही है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है 57वां, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें अनिश्चित संख्यात्मक है क्योंकि कुत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन ए, और विशेष एक प्रकार से संज्ञा ही होता है। अगला, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से ऑप्शन डी, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। कुल 5 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण कौन सा है? संज्ञा का गुण, रंग और आकार बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा प्रश्न और टेस्ट में आपका कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि थोड़ा डाउटफुल है, उसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर ज़रूर संपर्क करिए। बेहतरीन PDF है, लेंगे, फ़ायदा करेगा निश्चित रूप से। धन्यवाद।